हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। एमपीटेड वर्ग 3 के लिए हिंदी की शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। अध्याय 1 शिक्षण अधिगम। अध्याय 1 में पढ़ेंगे अपन शिक्षण अधिगम। शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। तो शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं, और अधिगम मतलब सीखना, यानी कि बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कोई अधिगम कहते हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण या शिक्षण अधिगम। तो भाषा का ज्ञान करवाने के लिए बच्चों को सिखाना भाषा शिक्षण कहलाता है। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं और काम करते करते अपने सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए अपन तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसे अपन चिंतन कहते हैं। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। हम्फ्रे नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के बारे में क्या कहा, तो चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है। तो ऐसा प्रश्न है कि चिंतन का जन्म किसके समय होता है, तो समस्या के समय होता है। शिक्षण कार्य भी एक समस्या है। शिक्षण कार्य मतलब बच्चों को अपन विषय वस्तु पढ़ाते हैं या कोई भी ज्ञान देते हैं, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। जब एक शिक्षण कार्य करता है तो वह उसके लिए एक समस्या के रूप में होता है, क्योंकि उसे सोचना पड़ता है क्या, किसको, कितना, कैसे, क्यों पढ़ाना। यानी किसी भी विषय वस्तु को कितना पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, किस स्तर का पढ़ाना, बच्चे किस स्तर के हैं, कोई मंद बुद्धि का बालक, कोई उच्च बुद्धि का है, छोटी कक्षा में पढ़ाना, बड़ी कक्षा में पढ़ाना। तो ये एक समस्यापूर्ण कार्य है शिक्षण का। शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण करता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती माफ नहीं की जा सकती। रास नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के बारे में क्या कहा, तो चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी भी समस्या से समाधान की ओर बढ़ता है। तो रास नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के बारे में क्या कहा, तो चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। परीक्षा में आए कि चिंतन कौन सी क्रिया है, तो गत्यात्मक या क्रियात्मक, तो अपन को बताना है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है, मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, क्योंकि अपन इसमें दिमाग लगाकर सोचते हैं, अपन शरीर के द्वारा, क्रिया के द्वारा नहीं करते। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अपन चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। चिंतन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वली चिंतन और यथार्थ चिंतन। फिर यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार हैं, अभिसारी मूर्त निगनात्मक चिंतन, अपसारी अमूर्त आज्ञात्मक चिंतन, आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन। अपन पढ़ेंगे नंबर 1 स्वली चिंतन। स्वली चिंतन क्या होता है, यह केवल काल्पनिक होता है तथा इसमें व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और इसका परिणाम शून्य होता है। स्वली चिंतन में यानी कि कल्पनाओं में जीते रहते हैं कि अपनी तो नौकरी लग जाएगी, अपन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, वर्ग 3 की एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो वाह, ऐसे उठ के न चले जाएंगे, पेपर देंगे, न पास हो जाएंगे और अपनी नौकरी लग जाएगी और अपन स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो ये बेटे बेटे कोरी कल्पनाएं करना, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे अपन स्वली चिंतन कहते हैं। यथार्थ चिंतन यह सत्य एवं वास्तविकता पे होता है तथा निश्चित रूप से उचित सही परिणाम प्राप्त होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। अभिसारी मूर्त निगनात्मक चिंतन जो सामान्य शिक्षक करते हैं। अभिसारी मतलब जैसी विषय वस्तु शिक्षक बच्चों को
किताब में देखकर या किसी भी चीज़ को हूबहू लिखी हुई हो और उसको ऐसी कैसी समझा दे तो उसे अभिसारी मूर्त निज्ञात्मक चिंतन कहते हैं। अपसारी अमूर्त आज्ञात्मक चिंतन। तो अपसारी चिंतन में उदाहरण दे देकर समझाता है विषय वस्तु को। और आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है, जिसमें विषय वस्तु को समझाने के लिए शिक्षक उसके सारे गुण दोष बुराइयां सब देखता है, तो उसे विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो इन तीनों चिंतन में से सबसे श्रेष्ठ चिंतन कौन सा है, तो आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन है। तो अपन को यहाँ क्या क्या बात रखनी है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो मूलतः 2 प्रकार का। चिंतन की कितने प्रकार है, 2। कौन से, स्वली चिंतन, यथार्थ चिंतन। फिर यथार्थ चिंतन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। इन तीनों प्रकार में सबसे अच्छा वाला चिंतन कौन सा है, तो आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन। परिभाषा एक भी अपन को याद नहीं करना है। अब पढ़ेंगे अपन शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, मतलब शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान कराया जाता है तो किस प्रकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन 2 लोगों के बीच विचारों को विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। तो अब शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञान किसी को कराएगा तो कोई ना कोई आप बैठा होगा तभी तो कराएगा, तो वो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। एक परिभाषा देखते हैं अपन जैक्सन नामक मनोवैज्ञानिक की। यह हालांकि परीक्षा में नहीं आएगी, बस समझने के लिए। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो सही बात है, शिक्षक परिपक्व है और बच्चा को कम नॉलेज इसलिए वो अपरिपक्व है। तो एक अच्छा पढ़ाने वाला एक कम पढ़ने वाले को समझाता है। अब शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण, तो पुराने ज़माने में शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है और आधुनिक वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा पूछे परीक्षा में कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी है, तो द्विमुखी प्रक्रिया, और वर्तमान आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार त्रिविमी प्रक्रिया। तो द्विविमी प्रक्रिया कैसे, कि शिक्षक और शिक्षार्थी। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अपन पिछले प्राचीन कालों में देखें तो गुरुकुल में जब गुरु बच्चों शिष्यों को ज्ञान कराता था तो वो मौखिक रूप से ज्ञान कराता था। बस बच्चों को सूत्र सिखा देता था, उसके माध्यम से ज्ञान कराता था, परिभाषाएं सिखा देता था मौखिक रूप से। तो वो क्या एक द्विमुखी प्रक्रिया, वहाँ पर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती थी। तो ये कौन सी द्विमुखी प्रक्रिया थी। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया। अब पाश्चात्य आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक ने दिया, एक जॉन डीवी है और एक BS ब्लूम है। तो जॉन डीवी ने कौन सा दृष्टिकोण दिया शिक्षा के बारे में, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, तो जॉन डीवी ने व्यापक दृष्टिकोण दिया शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, जबकि BS ब्लूम ने शिक्षण प्रक्रिया के बारे में संकुचित दृष्टिकोण दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि पाश्चात्य आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की, मतलब कितने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें 3 की जरूरत पड़ती है, एक शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज। और अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज शिक्षण प्रक्रिया जो एक व्यापक दृष्टिकोण है। और BS ब्लूम के आधार पर देखें तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो एक संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाठ्यक्रम को जोड़ा गया शिक्षण प्रक्रिया में, जबकि यहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी के साथ पूरे समाज को जोड़ा गया। तो जॉन डीवी ने व्यापक दृष्टिकोण बताया शिक्षण प्रक्रिया का, जबकि BS ब्लूम ने शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित दृष्टिकोण बताया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ BS ब्लूम ने पाठ्यक्रम को
सम्मिलित किया गया, जबकि जॉन डेवी ने व्यापक दृष्टिकोण में पूरे समाज को सम्मिलित किया है। शिक्षण उपागम। तो शिक्षण उपागम क्या होते हैं? शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेता है। इन उपायों को ही शिक्षण उपागम कहते हैं। तो शिक्षण उपागम क्या होता है कि शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है तो उस विषय वस्तु को बच्चों को प्रभावशाली तरीके से या बच्चे को एक सही ढंग से रुचि उत्पन्न करके बच्चों को समझा दे और बच्चे को उस विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए, तो उसके लिए वह जिन उपायों का सहायता लेता है उन्हें शिक्षण के उपागम कहते हैं। इनमें 3 प्रकार के उपायों को लिया गया है। नंबर 1, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि तो बहुत सारी शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। तो शिक्षण विधि कैसी होती है? साधन, जिससे अपन साधन के आधार पर देख सकते हैं। शिक्षण सूत्र मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं। मार्गदर्शक की ये अपन को बताते हैं कि अपन शिक्षण को ज्ञात से अज्ञात की ओर कराना है कि मूर्त से अमूर्त की ओर करवाना है। इस प्रकार से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सिद्धांत ये अपन को चलने का एक तरीका बताते हैं। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है तथा यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। तो शिक्षण विधि क्या है कि अपन इसको एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं ताकि इससे क्या होता है कि विषय वस्तु को अपन संगठित करके और बालकों के उद्देश्य की पूर्ति में मदद करते हैं। शिक्षण सूत्र, अपन शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। शिक्षण सूत्र से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, अपन को शिक्षण सूत्र ध्यान रखना चाहिए। सरल से कठिन की ओर। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय सबसे पहले अपन सरल टॉपिक को बताएं, फिर बाद में कठिन की ओर पढ़ाएं। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण के अंश की ओर पहले विषय वस्तु का मोटा भाग बता दें और फिर अंश की ओर बताएं। पहले अपन पूरी पुस्तक बता दें कि भाई इसमें इतने टॉपिक है और फिर उन टॉपिक को एक एक करके बांट दो कि त्रैमासिक से पहले 4 टॉपिक पढ़ेंगे, अर्धवार्षिक के बाद 5 टॉपिक पढ़ेंगे और वार्षिक तक अपन 6 टॉपिक पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चे को विषय वस्तु देखकर समझाओ और फिर बिना देखे। समीप से दूर की ओर। बच्चों को पहले अपने आसपास का ज्ञान कराओ, अपने आसपास के क्षेत्रों के माध्यम से समझाओ और फिर दूर का ज्ञान कराओ। मूर्त से अमूर्त की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। बच्चों को उदाहरण देते हुए बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से नियम समझाना। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें बच्चों को पहले ज्ञात हो उनके बारे में बता दो और जो अज्ञात चीज़ें उनके बारे में बाद में बताओ। विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र अपन को याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, चाहे बोले वो हिंदी की पेडागोजी हो, गणित की हो, संस्कृत, बाल विकास, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब पढ़ेंगे अपन शिक्षण के सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करे, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य से बालक नहीं सीख पाता है। तो जिस विषय वस्तु में अपनी रुचि होगी तो अपन उस कार्य को पूर्ण रूप से करेंगे। जैसे अपनी मूवी देखने जाते हैं और मूवी अपनी मनपसंद मूवी लगी हुई हो और अपन उसको देखते तो अपने कितने ध्यान से देखते हैं और 3 घंटे पता भी नहीं चलता और मूवी ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार विषय वस्तु में अपनी रुचि होगी तो अपन उस विषय वस्तु
को बहुत ध्यान से देखेंगे और ज्ञान जल्दी अपन को याद हो जाएगा, विषय वस्तु अपन को जल्दी समझ में आएगी। यह रुचि का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का मतलब शिक्षण कार्य के समय एक बालक को जितना अधिक सक्रिय रखा जाता है तो बालक भी पूर्ण रूपेण क्रियाशील के साथ कार्य करते हुए सीखता है। जॉन डेवी के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत लागू होने पर बालक अधिक सीखता है। क्रियाशीलता का आशय है कि जब शिक्षक विषय वस्तु को समझाए तो उसके साथ साथ बच्चा भी एक्टिविटी करते हुए सीखे। बच्चा कैसे? जैसे कि शिक्षक के द्वारा शाम बोर्ड पर एक सवाल करवा दिया गया, फिर उसके बाद एक सवाल शिक्षक ने समझा दिया तो उसके जैसे उदाहरण या उसके टाइप के ही सवाल फिर बच्चे भी करने लगते, तो शिक्षक के साथ साथ बच्चा भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं, यानी बच्चा भी क्रिया करे। नियोजन का सिद्धांत एक शिक्षक के द्वारा योजना बनाकर किए जाने वाले शिक्षण कार्य को ही नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी, ये अपन को हर्बर्ट की पंचपदी याद रखनी पड़ेगी और इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। हर्बर्ट ने पंचपदी में कितने प्रकार बताए? तो 5: प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग के माध्यम से क्रमशः इकाई, वार्षिक एवं दैनिक पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य कराना। नियोजन का सिद्धांत यानी विषय वस्तु को नियोजित करते हुए पढ़ाना। अपन को कोई भी सिलेबस या विषय वस्तु दे रखी है कि भाई अपन को एक साल में इस विषय वस्तु को पढ़ाना है, तो उसके लिए अपन उन इकाइयों को बांट देते हैं। फिर उन इकाइयों को बांटने के बाद फिर उनको इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं कि भाई ये एक टॉपिक है, इसको 5 दिन में पढ़ाना, 10 दिन में पढ़ाना है, तो ऐसे खंड में विभाजित कर देते हैं और विषय वस्तु को अपन 1 साल में पढ़ा देते हैं। तो नियोजन का सिद्धांत यानी विषय वस्तु को नियोजित करते हुए एक योजना बनाकर पढ़ाना। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही उनके उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। बिना उद्देश्य व ज्ञान के न तो कार्य सही से हो सकता और न ही परिणाम सही आ सकते। तो अपना उद्देश्य क्या है? अभी अपन को वर्ग 3 में 135 प्लस नंबर लाना, तो अपना उद्देश्य है 135 प्लस नंबर लाना। तो पास होने के लिए तो अपन को 135 नंबर के लिए परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेंगे और 135 नंबर लाकर और अपन को गवर्नमेंट जॉब लगानी है। तो यह क्या है कि अपना उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। अपना उद्देश्य कि अपन को वर्ग 3 की एग्ज़ाम पास करना है, तो अपन ने वर्ग 3 की एग्ज़ाम पास कर ली, तो अपना उद्देश्य अपन को प्राप्त हो गया। तो ये उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत है। विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय पूर्व क्या, कितना, कैसे पढ़ाना, इसका अपने मस्तिष्क में संगठन बना लेना ही विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत है। विषय वस्तु का चयन के सिद्धांत को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अपन 10वीं पास कर ली, फिर अपने पास समस्या आती है कि 11वीं में अपन को गणित लेना, कि विज्ञान लेना, कि कॉमर्स लेना, कि संस्कृत से पढ़ना। तो ये अपना भी एक विषय अपन को चयन करना पड़ता है। फिर अपन सोच लेते हैं कि नहीं अपन को मैथ्स से करना है और मैथ्स से आगे करके अपन इंजीनियरिंग करेंगे, या मैं तो बायोलॉजी लूँगा और बायोलॉजी लेके आगे मैं तो डॉक्टर बनना चाहूँगा। तो ये क्या है? विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत है। यानी शिक्षण को शिक्षण कार्य करने से पूर्व सोच लेना चाहिए कि बच्चे को अपन को क्या पढ़ाना है और किस लेवल के बच्चे को कितना पढ़ाना है। तो विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत कहलाता है। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है? शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिकतम आवृत्ति करे तथा अपने बालक को भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाने का प्रयास करे। आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीटेशन,
यानी किसी विषय वस्तु को अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को कंठस्थ हो जाएगी। जैसे कि किसी कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत की शिला पर पड़त निशान। यानी बार बार अपन उस रस्सी को उस पत्थर पर खींचेंगे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। इस प्रकार अपन बार बार मेहनत करके किसी भी विषय वस्तु को याद कर सकते हैं। तो यही आवृत्ति का सिद्धांत है। सहसंबंधिता का सिद्धांत, तो सहसंबंधिता का सिद्धांत क्या है कि एक विषय की विषय वस्तु को स्पष्ट करते समय दूसरे विषय की विषय वस्तु को भी जोड़कर सिखाने का प्रयास करना सहसंबंधिता का सिद्धांत कहलाता है। सहसंबंधिता मतलब एक विषय वस्तु से दूसरी विषय वस्तु को जोड़कर समझाना।